Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are studying series of solved problems of amalgamation of companies. अब तक हमने 3 प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है जिसमें हमने डिफरेंट एडजस्टमेंट को पढ़ लिया है। आज की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में हम देखेंगे इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट जो कि हमने टेकन ओवर की है एग्रीड वैल्यूज़ पर। तो ये जो एडजस्टमेंट है वो बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम देखते हैं हमारा न्यू प्रॉब्लम अमालगमेशन ऑफ कंपनीज़ का एक न्यू एडजस्टमेंट के साथ। सबसे पहले हम रीड कर लेंगे हमारी प्रॉब्लम को। A company limited and B company limited carry on similar business. Their balance sheet as on 31st December 2020 were as follows. बैलेंस शीट हमें दी हुई है। लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल 20 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए कंपनी 50,000, बी कंपनी 40,000। सन्ड्री क्रेडिटार्स ए कंपनी 20,000, बी कंपनी 10,000। साथ ही साथ हमें दिया गया है एसेट मशीनरी 1,20,000, 70,000। इन्वेस्टमेंट्स 3,000 शेयर्स इन बी कंपनी लिमिटेड। ए कंपनी के पास बी कंपनी के 3,000 शेयर्स है, यानी कि ए कंपनी बी कंपनी की शेयर होल्डर है, उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो अमाउंट है 30,000 रुपीज़। मोटर व्हीकल्स ए कंपनी 1,000, बी कंपनी के पास मोटर व्हीकल नहीं है। स्टॉक ए कंपनी 90,000, बी कंपनी 60,000। बैंक ए कंपनी 30,000, बी कंपनी 20,000। टोटल है बैलेंस शीट का 2,70,000, 1,50,000। अब हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। ऑन द अबाउट डेट बोथ द कंपनीज डिसाइडेड टू अमालगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी सी कंपनी लिमिटेड ऑन बिलो टर्म्स। All assets and liabilities of both companies except investment are taken over by C company. C company ने दोनों भी कंपनीज के assets and liabilities को टेक ओवर कर लिया है, बस इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर नहीं किया है। नेक्स्ट, each share of A limited is valued at ₹15 and that of B limited at ₹18 फॉर द परचेस ऑफ अमालगमेशन। अब जहाँ पर हम अमालगमेशन कर रहे हैं तो हम जो परचेस कर रहे हैं बिजनेसेस ए एंड बी कंपनी के, तो ए कंपनी के शेयर्स जो हैं उसे रिवैल्यूड कर दिया गया है 15 रुपीज़ पर शेयर के साथ, और बी कंपनी के शेयर को 18 रुपीज़ पर शेयर के साथ रिवैल्यूड कर दिया है। यानी कि ए कंपनी एंड बी कंपनी को परचेस कंसिडरेशन की जो प्राइस मिलेगी वो उनके शेयर्स की वैल्यू को रिवाइज करके मिलेगी। नेक्स्ट, C company is to discharge its purchase consideration in fully paid equity shares of ₹10 each. परचेस कंसिडरेशन जो हम पेड करेंगे वो फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स जो कि 10 रुपीज़ ईच के हैं उससे सी कंपनी पेड करेगी। अब हमें बताया गया है ड्राफ्ट क्लोजिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी एंड बी कंपनी एंड एक्विजिशन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सी कंपनी। अब हमें तीनों भी कंपनी में हमारी जर्नल एंट्रीज करनी है। ए एंड बी कंपनीज जो हैं वो क्लोजिंग कंपनीज है, डिसॉल्विंग कंपनीज है, तो उनकी क्लोजिंग एंट्रीज हमें करनी पड़ेगी। और सी कंपनी जो है वो न्यू कंपनी है जिसकी एक्विजिशन एंट्रीज हमें करनी होगी। तो हमारे पास बैलेंस शीट है, हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कैलकुलेशन हमारी परचेस कंसिडरेशन का। अब जैसे कि हमें बताया गया है कि परचेस कंसिडरेशन जो है उसमें हमारे ए कंपनी एंड बी कंपनी के शेयर्स को हमें रिवैल्यू करना है। अब ए कंपनी के 20,000 शेयर्स थे जिसे हमें पेड करना है ₹15 ईच के हिसाब से, तो अमाउंट हमारी बन जाती है 3 लाख रुपीज़। और बी कंपनी के शेयर्स थे 10,000 शेयर्स 10 रुपीज़ ईच के जिसे हमें पेड करना है 18 रुपीज़ ईच से, तो हमारी अमाउंट बन जाती है 1,80,000 रुपीज़। यानी कि ए कंपनी का बिजनेस परचेस करने के लिए सी कंपनी ए कंपनी को परचेस कंसिडरेशन दे रही है 3 लाख रुपीज़ एंड बी कंपनी को परचेस कंसिडरेशन दे रही है 1,80,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमारा परचेस कंसिडरेशन यहाँ पर बन जाता है। अब सबसे पहले हम हमारी एंट्रीज करेंगे ए कंपनी में, क्लोजिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी लिमिटेड। अब जो हमें पता है कि एंट्रीज जब भी हम करते हैं अमालगमेशन की तो वो फॉर्मेट के हिसाब से करते हैं। अमालगमेशन के जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट मैंने एक वीडियो में दिया हुआ है, उस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। अगर आप चाहो तो उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपको ये सारी एंट्रीज कैसे हो रही है इसकी एक्यूरेट जानकारी मिल सके। तो जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा क्लोजिंग एंट्रीज
के लिए वो है क्लोजिंग द अकाउंट्स शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दिए हुए अकाउंट्स को क्लोज कर देना। तो सबसे पहले हम हमारे एसेट्स जो हैं उन एसेट को क्लोज कर देते हैं। तो अब हम हमारी एंट्रीज कर रहे हैं ए कंपनी लिमिटेड में। तो सबसे पहले हम एसेट क्लोज करेंगे ए कंपनी के। फर्स्ट एंट्री जो होगी हमारी वो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,20,000, टू स्टॉक अकाउंट 90,000, टू बैंक अकाउंट 30,000। टोटल हमारे जो एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दिए है रियलाइजेशन अकाउंट को वो है 2,40,000। बीइंग ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यूज। अब एसेट जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं हम बुक वैल्यूज पर। अब वो इसलिए करते हैं क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर्स इसलिए करते हैं ताकि हम एसेट के अकाउंट को क्लोज कर सकें। तो यहाँ पर हमने एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया है। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री बनेगी वो होगी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि सारे एसेट हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, बस इन्वेस्टमेंट अभी हमारी बाकी है। अब इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो है 30,000 की। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट में जैसे कि हमें पता है कि ए कंपनी जो है वो बी कंपनी की शेयर होल्डर है, यानी कि ए कंपनी को बी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो न्यू शेयर्स जो है उसको ए कंपनी को मिलेंगे, क्योंकि ए कंपनी की इन्वेस्टमेंट जो थी उस इन्वेस्टमेंट को हमें डिस्चार्ज करना होगा। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो होगी न्यू शेयर्स अकाउंट डेबिट 54,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000, टू शेयर होल्डर्स अकाउंट प्रॉफिट 24,000। अब एक बात हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, इन्वेस्टमेंट जो थी हमारी वो 30,000 की थी। अब इन्वेस्टमेंट 30,000 की इस हिसाब से आई क्योंकि 3,000 शेयर्स जो थे वो इन्वेस्ट किए गए थे। तो 3,000 शेयर्स 10 रुपीज़ ईच से। अब 3,000 शेयर्स जो भी हमें वैल्यूएशन मिलने वाला है, तो सी कंपनी जो है वो सी कंपनी बी कंपनी का बिजनेस परचेस कर रही है। तो सी कंपनी बी कंपनी के शेयर के लिए 18 रुपीज़ पर शेयर 18 रुपीज़ पेड करने वाली है। तो अब ये जो 3,000 शेयर्स बी कंपनी के ए कंपनी के पास थे, तो ए कंपनी को उस 3,000 शेयर्स पर एडिशनल 8 रुपीज़ ज़्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि 10 रुपीज़ से उनकी इन्वेस्टमेंट तो है 30,000 की, लेकिन जो रिवैल्यूएशन की अमाउंट फिक्स की गई है 18,000 रुपीज़ की, वो 8 रुपीज़ एक्सेस आएंगे। तो 3,000 शेयर्स पर 8 रुपीज़ एक्सेस अमाउंट बन जाती है 24,000 की। तो ये 24,000 रुपीज़ इस इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा के मिलेंगे। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर होल्डर की है, तो इसका जो पैसा है वो शेयर होल्डर को जाएगा। अब इस इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो शेयर्स में ही मिल रहा है, इसलिए हमने न्यू शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया था। 30,000 की इन्वेस्टमेंट थी, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को 30,000 से हमने लिख दिया है। और हमारी जो एक्सेस वैल्यूएशन आ रही है ड्यू टू परचेस कंसिडरेशन 24,000 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर को हो रहा है, और वो जो प्रॉफिट है वो हम शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो बीइंग शेयर्स इन बी कंपनी लिमिटेड सरेंडर एट एग्रीड वैल्यू इन एक्सचेंज फॉर शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड सिंस सी हैज़ टेकन ओवर बीज बिजनेस। तो इस तरह से हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट है उसे डिस्चार्ज कर दिया और उसके पैसे भी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर दिए, और जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट थी उसे भी हमने दे दिया है न्यू शेयर्स में। अब नेक्स्ट जो एंट्री बनेगी हमारी वो है लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर की। अब हमारे पास लाइबिलिटी जो है वो है सन्ड्री क्रेडिटार्स, तो वो एंट्री हम कर देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटार्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 रुपीज़ बीइंग ट्रांसफर ऑफ क्रेडिटार्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब सारे एसेट्स हमने ट्रांसफ़र कर दिए, इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफ़र कर दी है, क्रेडिटार्स यानी कि लाइबिलिटी भी ट्रांसफ़र कर दी है। अब जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं हमारे, उसे हमें ट्रांसफ़र कर देना है हमारी शेयर होल्डर्स को। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट को नहीं जाते, क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की जो अमाउंट है उसके ऊपर शेयर होल्डर का क्लेम होता है, तो उसे हम शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमारी एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़ 20 लाख रुपीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़ टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 25 लाख रुपीज़ बीइंग ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री अकाउंट्स। सॉरी फ्रेंड्स, शेयर कैपिटल की अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपीज़ की ही है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़ टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 2,50,000 रुपीज़ बीइंग ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री अकाउंट्स। तो हमारे जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स थे वो भी हमने ट्रांसफ़र कर दिए शेयर होल्डर को। अब हम आएंगे हमारी सेकेंड ग्रुप के साथ। सेकेंड ग्रुप में हम एंट्रीज करते हैं परचेस प्राइस ड्यू की, और हमारी रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री कर देते हैं परचेस प्राइस ड्यू की।
तो हमारी एंट्री बन जाएगी सी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3 लाख रुपीज़ बीइंग परचेस कंसिडरेशन ड्यू। अब जैसे कि हमने रिवैल्यूड किए थे शेयर्स और हमारी परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन भी किया था, तो अमाउंट हो गई थी हमारी 3 लाख रुपीज़। अब हमें हमारी रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना होगा। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें देखना होगा रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस। अब जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट एंट्री जो थी वहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया था 2,40,000 रुपीज़ से। अब और सन्ड्री क्रेडिटर्स जब हमने लिए थे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट भी हुआ था 20,000 रुपीज़ से। यानी कि हमारे पास जो अमाउंट थी 2,40,000 रुपीज़ की, उनमें से 20,000 अगर हम माइनस करें तो 2,20,000 रुपीज़ हमारे पास थे। तो इनमें से हमने रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो हमारा 2,20,000 रुपीज़ का था। डेबिट साइड अमाउंट है 2,20,000 रुपीज़ की। अभी जो हमने एंट्री की वहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में है 3 लाख रुपीज़ के, यानी कि हमारे पास 3 लाख रुपीज़ है और 2,20,000 रुपीज़ हमारे पास डेबिट साइड में है। तो इसका मतलब ये होता है कि क्रेडिट साइड में हमारे पास 80,000 का बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट पर दिख रहा है। अब जो कि 80,000 रुपीज़ का बैलेंस क्रेडिट साइड में दिख रहा है, तो ये प्रॉफिट हो गया है रियलाइजेशन पर, और ये जो प्रॉफिट है वो हम शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 80,000 रुपीज़ बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड ग्रुप में, जहाँ पर हम परचेस प्राइस जो है उसको रिसीव कर लेंगे और उसका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देंगे। अब जो परचेस प्राइस हमें मिलने वाली है वो शेयर्स में मिलने वाली है, इसलिए हमारी एंट्री बनेगी न्यू शेयर्स अकाउंट डेबिट टू सी कंपनी अकाउंट 3 लाख रुपीज़ बीइंग परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड। अब परचेस कंसिडरेशन हमें मिल गया है, लेकिन ये जो परचेस कंसिडरेशन है वो हमारी शेयर होल्डर्स का है, तो इस शेयर होल्डर्स को हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। तो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी वो है शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर्स अकाउंट 3,54,000 बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड। अब देखिए हमारे पास परचेस कंसिडरेशन की जो प्राइस थी वो 3 लाख रुपीज़ की थी। 54,000 रुपीज़ हमें एक्सेस देने पड़ रहे हैं, क्योंकि 54,000 इन्वेस्टमेंट जो थी उस इन्वेस्टमेंट को हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है, जो कि एग्रीड वैल्यू है हमारी प्रॉब्लम की। तो एग्रीड वैल्यू में हमने उसे दे दिया है। तो शेयर होल्डर्स को जो अमाउंट मिल रही है वो इन्वेस्टमेंट की 54,000 प्लस नए कंपनी के शेयर्स की 3 लाख, ऐसे दोनों मिलाकर 3,54,000 की जो अमाउंट है वो शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र होगी बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड। तो इस तरह से हमारी जो क्लोजिंग एंट्रीज है इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। सेम इसी तरह से हमें हमारी क्लोजिंग एंट्रीज करनी है हमारी बी कंपनी में भी। तो हम शुरू करते हैं क्लोजिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी कंपनी लिमिटेड। सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप में हम हमारे जो अकाउंट्स हैं हमारी बैलेंस शीट में दिखने वाले उनको क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले हम क्लोज करते हैं हमारी आसेट को। तो हमारी जो आसेट है उसे ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। एंट्री हमारी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 70,000, टू स्टॉक अकाउंट 60,000, टू बैंक अकाउंट 20,000, और टोटल जो एसेट हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं रियलाइजेशन अकाउंट को वो बन जाएंगे 1,50,000 बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यूज़। रियलाइजेशन अकाउंट को जब भी हम एसेट एंड लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करते हैं, जो वैल्यू हमें बैलेंस शीट में दिखती है उसी वैल्यू पर, क्योंकि हमें हमारे जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उनके अकाउंट क्लोज कर देने हैं, क्योंकि हमारी जो कंपनीज़ है वो डिसोल्यूशन में जा चुकी है। तो नेक्स्ट जो एंट्री हम करेंगे वहाँ पर हम करेंगे लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर की। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी है तो उसे हमने टेक ओवर कर दिया है, या फिर उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमारी एंट्री बन जाती है सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 रुपीज़ बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ तो ट्रांसफ़र हो गई है रियलाइजेशन अकाउंट को। अब हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जिसे कि हमें ट्रांसफ़र कर देना होगा हमारी शेयर होल्डर को। तो हमारी एंट्री बन जाती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज़ टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,40,000 रुपीज़ बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ सन्ड्री अकाउंट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो है उसके ऊपर क्लेम होता है शेयर होल्डर्स का। ये जो अमाउंट होती है वो शेयर होल्डर की अमाउंट होती है, सो हम इसका पेमेंट कर देंगे शेयर होल्डर को। तो इसी तरह से फर्स्ट ग्रुप की एंट्रीज यहाँ पर हमारी हो जाती है। अब हम करेंगे सेकेंड ग्रुप की एंट्रीज, जो कि है परचेस प्राइस ड्यू और रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने की। तो पहली जो एंट्री होगी हमारी परचेस प्राइस ड्यू की, तो परचेस प्राइस जो है वो सी कंपनी हमें पेड करेगी, इसलिए ड्यू अमाउंट हम कर देते हैं
सी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,80,000। परचेस कंसिडरेशन हमने कैलकुलेट करके रखा था। बी कंपनी को 1,80,000 रुपीज़ हमें मिलने वाले थे, तो इस अमाउंट से हमारी परचेस प्राइस जो है वो ड्यू कर दी है हमने। अब हम देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की बैलेंस के बारे में। अब रियलाइजेशन अकाउंट पर प्रॉफिट है या लॉस है ये देखने के लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस को देखना पड़ेगा। अब हमने एंट्री की है, हमारे पास फर्स्ट एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है जो है 1,50,000। सेकेंड एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 10,000। तो इसे अगर हम माइनस करें तो हमारे पास डेबिट बैलेंस बच जाता है 1,40,000 का। तो 1,40,000 डेबिट साइड में हमारे पास बैलेंस है। उसमें से अभी 1,40,000 डेबिट साइड बैलेंस है और क्रेडिट साइड में जो अभी अभी हमने परचेस प्राइस ड्यू की वहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया है, वहाँ पर 1,80,000 के बैलेंस दिख रहा है। अब क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो ज़्यादा है, यानी कि 40,000 का जो डिफरेंस है वो 40,000 का डिफरेंस हमें क्रेडिट साइड में दिख रहा है। अब क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में गैप है, अमाउंट बैलेंसिंग फिगर दिख रही है, तो ये है हमारी प्रॉफिट की अमाउंट। क्योंकि क्रेडिट साइड में जो अमाउंट होती है वो हमारी गेन की या फिर हमारी प्रॉफिट की अमाउंट होती है। तो इस अमाउंट पर जो क्लेम है वो शेयर होल्डर का रहेगा, तो ये प्रॉफिट की अमाउंट जो है वो हम शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर देंगे। सो 40,000 रुपीज़ जो है वो हम शेयर होल्डर को दे देंगे। तो एंट्री उसकी बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 40,000 रुपीज़ बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स। इसी के साथ हम थर्ड ग्रुप देखते हैं जहाँ पर हम हमारी परचेस प्राइस को रिसीव करेंगे और उसका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। तो जो एंट्री हमारी होगी वो होगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू सी कंपनी अकाउंट। अब शेयर होल्डर्स को हमें पैसे देने हैं और शेयर होल्डर्स को जो पैसे हमें देने हैं उसमें हमें बी कंपनी के अकाउंट में, जैसे कि हमें पता है सी कंपनी के पैसे हमें मिल रहे हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट थी हमारी ए कंपनी की बी कंपनी में, उसके लिए हम लोगों ने 54,000 रुपीज़ दे दिए थे 3,000 शेयर्स पर 18 रुपीज़ से। तो ये जो 54,000 रुपीज़ थे वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है हमारी प्रॉब्लम की। अब एडजस्टमेंट जो है परचेस कंसिडरेशन का सी की होल्डिंग का, जो कि हमारी बी कंपनी में है, उसके लिए ये 54,000 की एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है। अब परचेस प्राइस रिसीव्ड जो होगी हमारी, उसमें से हमें ये 54,000 रुपीज़ माइनस करने होंगे। अब परचेस प्राइस जो हमें मिलने वाली है वो शेयर्स में मिलने वाली है, तो हमारी एंट्री बनती है न्यू शेयर्स अकाउंट डेबिट टू सी कंपनी अकाउंट 1,26,000 रुपीज़। 1,26,000 की एक अमाउंट कैसे आई इसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि हम बी की कंपनी में एंट्रीज कर रहे हैं, तो ओरिजिनली ए जो है वो है बी कंपनी का शेयर होल्डर, लेकिन ए का बिजनेस टेक ओवर कर दिया है सी कंपनी ने। तो अब सी कंपनी जो है वो हो गई है बी कंपनी की शेयर होल्डर। तो अब हम लोग जो डिसोल्यूशन में जा रहे हैं, यानी कि बी कंपनी जो है वो डिसोल्यूशन में जा रही है, तो बी कंपनी को सी कंपनी को उनकी जो होल्डिंग है, उनकी जो वैल्यू है वो पे करनी पड़ेगी। अब वो जो वैल्यूएशन है वो थी 54,000 की। अब एट द सेम टाइम हमें हमारा जो बिज़नेस है वो सोल्ड भी कर देना है, और हमारा जो बिज़नेस है वो सी कंपनी ही परचेस कर रही है, यानी कि हमें सी कंपनी 1,80,000 रुपीज़ देकर हमारा बिज़नेस ले रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें सी कंपनी को 54,000 रुपीज़ देने हैं और सी कंपनी हमें 1,80,000 रुपीज़ देने वाली है। तो हमारे जो 1,80,000 रुपीज़ आने वाले हैं उसमें से हम ये 54,000 रुपीज़ माइनस कर देते हैं, जो कि हमारी होल्डिंग है। तो रिमेनिंग अमाउंट जो बन जाती है हमारी वो है 1,26,000 की। तो इस तरह से ये अमाउंट यहाँ पर आ गई है। अब ये जो 1,26,000 की अमाउंट है उसके शेयर्स जो हैं वो इशू कर देंगे हम। अब ये जो शेयर्स हैं वो शेयर्स आउटसाइड शेयर होल्डर्स को हम देंगे, तो फिर वो शेयर होल्डर्स को हमें उसको ट्रांसफ़र कर देनी है ये अमाउंट। तो हमारी जो लास्ट एंट्री होगी वो होगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर्स अकाउंट 1,26,000 रुपीज़, यानी कि 54,000 के जो शेयर होल्डर्स थे वो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट परचेस की थी वो वाले थे, और रिमेनिंग जो शेयर होल्डर्स थे उन्हें ये 1,26,000 रुपीज़ की अमाउंट जो है वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है शेयर्स का, और हमारी जो जर्नल एंट्रीज़ है, क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज़ बी कंपनी की, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। अब हम करेंगे हमारी एक्विजिशन एंट्रीज, जो कि हमें करनी है हमारी सी कंपनी में। अब सी कंपनी, जैसे कि हम देखते हैं ए कंपनी और बी कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर रही है, तो हम सी कंपनी की जो एंट्रीज देखेंगे वो एक एक कंपनी के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्रीज देखेंगे डीलिंग्स विथ ए कंपनी लिमिटेड।
तो सी कंपनी के बुक्स में एक्विजिशन एंट्रीज में सबसे पहली एंट्रीज आती है असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर की और परचेस कंसिडरेशन की। तो हमारी जो एंट्री है वो बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 90,000, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, गुडविल अकाउंट डेबिट। अब गुडविल अकाउंट यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगी। अब वो कैसे आएगी मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो मशीनरी स्टॉक एंड बैंक अकाउंट है वो हमने टेक ओवर कर लिए, साथ ही साथ हमने कुछ लाइबिलिटीज़ भी टेक ओवर की थी, तो उसे भी हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं। टू सन्ड्री क्रेडिटार्स अकाउंट 20,000 रुपीज़, टू ए कंपनी अकाउंट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हमारी परचेस कंसिडरेशन की वैल्यू जो है 3 लाख रुपीज़। अब हमारी क्रेडिट साइड की टोटल जो है वो बन जाती है 3,20,000 रुपीज़, लेकिन हमारी डेबिट साइड की जो टोटल है वो 3,20,000 रुपीज़ नहीं है, वहाँ पर कुछ अमाउंट कम हो रही है। तो ये जो गैप बन रहा है यहाँ पर डेबिट साइड में अगर गैप दिख रहा है तो हमें एक्सेस पेमेंट मिल रहा है, यानी कि मशीनरी स्टॉक एंड बैंक के पैसे तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो गैप अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर है वो अमाउंट भी हमें एक्सेस मिल रही है। तो एक्सेस मिलने वाली जो अमाउंट है उसे हम गुडविल में लिख देते हैं। तो हमें जो एक्सेस अमाउंट मिल रही है, जो गैप है, जो बैलेंसिंग फिगर है हमारा वो है 80,000 रुपीज़ का। तो हमारी गुडविल बन जाती है यहाँ पर। सो गुडविल अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज़, ये बैलेंसिंग फिगर है। बीइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय ए कंपनी लिमिटेड। अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट जो थी हमारी वो इन्वेस्टमेंट सी कंपनी ने ले ली है। जो ए कंपनी की इन्वेस्टमेंट थी उसे भी सी कंपनी ने टेक ओवर कर दिया है। अब इन्वेस्टमेंट जो थी वो थी 30,000 की, लेकिन सी कंपनी जब उसे टेक ओवर कर रही है तो उसके 54,000 रुपीज़ वो पे कर रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो थी वो 3,000 शेयर्स में थी 10 रुपीज़ ईच के, लेकिन सी कंपनी जो शेयर्स की अमाउंट पेड कर रही है वो 18 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से पेड कर रही है। तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बन जाती है 54,000 रुपीज़। सो हमारी एंट्री बनती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 54,000 रुपीज़। Being issue of shares in exchange of A's holding in B company since we have taken over B's business। तो A की जो होल्डिंग थी B कंपनी की उसको हमने एक्सचेंज कर दिया है शेयर्स से, वो उस इन्वेस्टमेंट को हमने अब शेयर कैपिटल देके एक्सचेंज कर दिया है। अब थर्ड जो रहेगी एंट्री वो रहेगी हमारी परचेस पेमेंट पेड की। तो हमारा जो परचेस कंसिडरेशन हमें देना है, जैसे कि हम डीलिंग्स विथ ए कंपनी कर रहे हैं तो ए कंपनी का परचेस कंसिडरेशन हम पे कर देंगे। तो ए कंपनी को जो परचेस कंसिडरेशन की प्राइस मिलने वाली है वो शेयर कैपिटल में मिलने वाली है। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो है ए कंपनी अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज़ टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमारी एंट्री जो है वो यहाँ पर बन जाती है बीइंग इशू ऑफ शेयर्स इन पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। तो ये जो एंट्रीज है वो बन गई हमारी ए कंपनी के रिलेटेड, यानी कि डीलिंग्स विद एक कंपनी। ए कंपनी के एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और परचेस कंसिडरेशन को हमने फर्स्ट एंट्री में लिख दिया। सेकेंड एंट्री में हमने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया। थर्ड एंट्री में हमने ए कंपनी को शेयर कैपिटल में अमाउंट परचेस कंसिडरेशन की जो है वो पेड कर दी। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डीलिंग्स विथ बी कंपनी लिमिटेड। अब बी कंपनी के बिजनेस को भी हमें टेक ओवर कर देना है, तो हमें जो हमारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है उन्हें टेक ओवर कर देना है और साथ ही साथ परचेस कंसिडरेशन भी यहाँ पर दिखा देनी है। तो हमारी एंट्री बनती है यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट 70,000 रुपीज़, स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज़, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़। तो ये तीनों भी एसेट हमने टेक ओवर कर लिए थे। लाइबिलिटी जो टेक ओवर की थी वो क्रेडिट साइड में आएगी, टू सन्ड्री क्रेडिटार्स अकाउंट 10,000 रुपीज़ और टू बी कंपनी अकाउंट यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन की प्राइस आएगी 1,80,000 रुपीज़। अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की बैलेंस मैच नहीं करती है। क्रेडिट साइड की बैलेंस जो है वो एक्सेस है 40,000 रुपीज़ से, तो ये जो 40,000 रुपीज़ का गैप है वो गैप डेबिट साइड में दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें 40,000 रुपीज़ एक्सेस मिले हैं। तो ये जो एक्सेस अमाउंट है, जो बैलेंसिंग फिगर है, वो हम गुडविल अकाउंट में लिख देते हैं क्योंकि हमें वो गुडविल मिल रही है न्यू कंपनी से। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड में हम लिख देंगे गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 40,000 रुपीज़ बीइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ए कंपनी टेकन ओवर। अब हम नेक्स्ट एंट्री जो करेंगे वो करेंगे इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि बी कंपनी में रहने वाले जो शेयर्स थे उनको हम इन्वेस्टमेंट जो थी उस इन्वेस्टमेंट का पेमेंट कर रहे थे, और जो कैंसलेशन करना था हमें इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट का वो कैंसलेशन कर दिया था और हमारे परचेस कंसिडरेशन को भी रिड्यूस कर दिया था। अब जैसे कि हम जानते हैं ए जो है वो शेयर होल्डर था बी कंपनी का और हमने जो परचेस किया था ए का बिजनेस, इसका मतलब है कि
सी कंपनी यानी कि हम अब शेयर होल्डर बन जाते हैं बी कंपनी के। अब बी कंपनी जो है वो डिसोल्यूशन में जा रही है, तो बी कंपनी को सी कंपनी को यानी कि हमें जो हमारी वैल्यू ऑफ होल्डिंग्स है 54,000 की वो हमें पे करनी पड़ेगी। सो अमाउंट जो रिसीवेबल है बी कंपनी से हमारी कंपनी को वो है 54,000 रुपीज़। और इसी समय पर हमने बी कंपनी का बिजनेस भी परचेस कर लिया है 1,80,000 रुपीज़ के लिए, यानी कि हमें सी कंपनी को बी कंपनी को 1,80,000 रुपीज़ पे करने हैं, जबकि बी कंपनी को सी कंपनी को 54,000 रुपीज़ पे करने हैं। तो जो 50,000 रुपीज़ पे करने हैं उसे हम माइनस कर देते हैं हमारी 1,80,000 रुपीज़ में से, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो रिमेनिंग अमाउंट सी कंपनी बी कंपनी को पेड कर देगी। तो इसी तरह से हमारी एंट्री जो है इन्वेस्टमेंट की वो बनती है बी कंपनी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 54,000। तो यहाँ पर 54,000 रुपीज़ का पेमेंट हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और यहाँ पर हम जो है वो इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट का कैंसिलेशन कर देते हैं और हमारी परचेस कंसिडरेशन है उसे भी रिड्यूस कर देते हैं, ताकि हमारा जो होल्डिंग है बी कंपनी में वो होल्डिंग बना रहे। तो ये एंट्री हो गई है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है हमारी प्रॉब्लम की, जिसे हमें फिर से स्ट्रेस कर रखना होगा और अच्छे से समझना होगा। अब जो हमारा परचेस कंसिडरेशन का प्राइसेस पेड करना है हमें, वो अमाउंट हम पेड करेंगे सिर्फ 1,26,000 रुपीज़ की। तो हमारी एंट्री बनेगी बी कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,26,000 रुपीज़। अब जैसे कि हमें पता है कि हम लोग जो पेमेंट करते हैं परचेस कंसिडरेशन का, प्रॉब्लम में बताया गया है कि शेयर्स में उसका पेमेंट देना है, तो हम लोगों ने शेयर कैपिटल में 1,26,000 रुपीज़ जो है वो पेड कर दिए हैं बी कंपनी को। तो इसी तरह से हमारी जो एंट्रीज़ है वो एंट्रीज़ बन जाती हैं एक्विजिशन की, जिसमें हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ टेक ओवर कर लिए हैं, इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट को भी हमने एडजस्ट कर लिया है, और साथ ही साथ हमारा जो परचेस कंसिडरेशन है उसे भी पेड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने तीनों भी कंपनीज यानी कि डिसॉल्विंग कंपनी, ए कंपनी और बी कंपनी के जर्नल एंट्रीज देख लिए हैं, और एक्विजिशन एंट्रीज जो कि सी कंपनी के हैं उसे भी देख लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और इंटर रिलेटेड एडजस्टमेंट है इसमें, तो इसे आप फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, ताकि अमाउंट्स हमने कैसे कैलकुलेट किए हैं और किस तरह से एडजस्टमेंट किया है वो आपको समझ आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम्स आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ का थोड़ा भी डाउट लगता है तो आप मुझे उस चीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।